हेलो गाइस, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार क्लास में, जिसमें 11 नवंबर 2019 शिफ्ट 2 के अगले डिसिप्लिन 2 के 20 क्वेश्चन जितने भी हमसे हो पाए 20-30 वो करने का ट्राई करेंगे। पिछली क्लास होप्स आप सभी ने देखी होगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लगी होंगी उनके आपने नोट्स बना लिए होंगे। और अब ये शिफ्ट बहुत ईजी है, इट्स अ पीस ऑफ केक जिसने एनआईएस पढ़ ली है। एंड मेक श्योर अगर अभी तक आपने एनआईएस ना पढ़ी हो और थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, तो एनआईएस में ऑलरेडी लाइन टू लाइन बिल्कुल प्रॉपर करवा चुका हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं DCCC पेडागोजी स्पेशल, जिसमें आपको सारी एनआईसी क्लासेस प्लस 2022 के 2600 पीवाईक्यूज प्लस इग्नू प्लस मिसलिनियस बुक्स सारी की सारी एक जगह मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी एक हायर लेवल पे जा सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिसिप्लिन 2 क्वेश्चन नंबर 1 से। लो जी, इन विच अप्रोच ऑफ लर्निंग टीचर्स आर ऑल्सो को लर्नर्स विद द स्टूडेंट्स। अगर किसी ने, जो हमने 11 नवंबर शिफ्ट 1 की सारी क्लासेस ले ली हैं, तो वो इस क्वेश्चन का बहुत आसान तरीके से उत्तर दे पाएगा। इसमें से काफी सारे बच्चे कर रहे हैं गलती। पहला है कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच, दूसरा है लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, तीसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच एंड फोर्थ इज लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, सीखने केंद्रित दृष्टिकोण, सहकारी शिक्षण दृष्टिकोण, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण और सहयोगी शिक्षक शिक्षण दृष्टिकोण। इसमें मैं देख पा रहा हूँ टेक्स्ट बुक पर काफी सारे बच्चों ने, सिर्फ 11% बच्चों ने उत्तर दिया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। जिसने एनआईएस नहीं पढ़ी उसको गलत उत्तर ही देगा। बाकी आप सभी ने इसका उत्तर ठीक दे दिया होगा, जो कि है लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। देखो, लर्नर सेंटर्ड और लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच में बस एक ही मेन पॉइंट है कि लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच में टीचर भी लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व होता है, वो बच्चों का को लर्नर होता है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 106। वेट करिएगा, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 105। ठीक है, ये मैं पिछली क्लास में आपको दिखा चुका हूँ। ये लिखा हुआ, ऑल दोज इन्वॉल्व इन एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स सच एज टीचर्स आर ऑल्सो को लर्नर्स। इट इज बेसिकली लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ही होती है, बस इसमें टीचर भी इंक्लूड होता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर। बात इतनी सी है बस, यहीं से क्वेश्चन उठा रखा और यहीं से आपको करना था। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये आ रहे हैं ना, देखो आप बात मानोगे नहीं। आप लगातार क्लास लो बस। ये पिछली क्लास में करवा दिया था कि टाइट शिप है, जहाँ पे टीचर हायर डिग्री ऑफ डिसिप्लिन बना के रखता है, जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। तो हमने बेसिकली 3 चीजें पढ़ी थी। एक तो डिसफंक्शनल पढ़ा था, एक एडिक्वेट पढ़ा था, एक ऑर्डरली क्लासरूम पढ़ा था। ऑर्डरली हमने 2 पढ़े थे, ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव और ऑर्डरली एनेबलिंग। ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव वाला खतरनाक होता है, वो टाइट शिप मेंटेन कर रखता है, वो हिटलर टाइप का होता है, वो डिसिप्लिन में सबको बना के रखना चाहता है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज का भी बहुत कम इस्तेमाल करता है। तो वो कौन सा ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, पिछली क्लास देखी हो, तो शायद आप थोड़ा सा ग्रेटफुल फील कर रहे हो इस टाइम पे। अच्छा, ब्लॉक 2 में 502 ब्लॉक 2 पेज नंबर 10। 502 ब्लॉक 2 पेज नंबर 10। खुल जा सिम सिम। ये क्रिएटिंग अ लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। बेसिकली 3 चीजों के बारे में बात करी, डिसफंक्शनल, एडिक्वेट, ऑर्डरली। ऑर्डरली के अंदर 2 थे, ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव, ऑर्डरली एनेबलिंग। ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव के अंदर हमने पढ़ाई दिया था टाइट शिप। ये देखो, अब ये पॉइंट जो टाइट शिप, आप बोलोगे सर अभी मार्क नहीं भाई, पिछली क्लास से नहीं। ये पॉइंट मार्क 2 साल पहले का, जब से मैंने इसकी क्लास ली थी। पॉइंट इज क्लियर। चलें आगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आस्क्ड बाय अ टीचर आर कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट वो है जिसका घुमा फिरा के कितने ही क्वेश्चन पूछ लो एक ही उत्तर आए। जैसे मैंने पूछ लिया आपका भाई, 5+10 6+9 7+8, सबका उत्तर क्या आ रहा है? 15 ही आ रहा है। तो कन्वर्जेंट क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ लो एक ही पॉइंट पे जाएगा। तो सिंगल करेक्ट आंसर भी होता है और फिक्स करेक्ट आंसर भी होता है, दोनों ही होते हैं, बोथ सिंगल एंड करेक्ट फिक्स्ड आंसर। आपने सभी ने इसका उत्तर बिल्कुल सटीक और बिल्कुल ठीक दे दिया हो, कोई किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए आगे। ठीक है, dash refers to methodologies and environment in which learner engage in a common task where each individual finds out and is accountable to each other। ये हमने कर लिया है पिछली कौन सी उसमें, ये जो 11 नवंबर शिफ्ट 1। जब भी मैं बोलूँ पिछली क्लासेस में या फिर पिछली वीडियोस में, मेरा मतलब है पिछली क्लासेस में। कहने का मतलब ये ऑलरेडी 11 नवंबर शिफ्ट 1 में कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव लर्निंग में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, जबकि कोलैबोरेटिव लर्निंग में अकाउंटेबल टू ईच अदर, एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी होती है। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग कहां से अकाउंटेबल टू ईच अदर से हमें पता लग गया। बाकी आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 112। 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 112। ये रहा कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये पॉइंट यहां से उठा रखा है, बेसिकली ये वाला पूरा पॉइंट उठा रखा है।
बट ये देखो पिछली क्लास में मार्क था, आप देख पाओगे अगर पिछली क्लास में देखा हो तो, ईच इंडिविजुअल फाइंड्स बट आउट एंड इज अकाउंटेबल टू ईच अदर, एक दूसरे से अकाउंटेबिलिटी उनकी होती है। पॉइंट इज क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन था, चीजें आसान थी। Which type of intelligence, according to Gardner, make it possible for individual to visualize, transform and use spatial information? गार्डनर के अनुसार किस प्रकार के इंटेलिजेंस व्यक्तियों को स्थानिक जानकारी को बदलने और उपयोग करने की कल्पना प्रोवाइड करता है? तो आप यहाँ से विजुअलाइज स्पेशल से आप समझ गए, विजुअल स्पेशल आएगा, बाकी तो बहुत टुच्चे मुच्चे, ये मतलब इतना गंदा क्वेश्चन दे रखा है, इसको काटा मारो। समझ गए, सबने कर दिया होगा, ठीक है। देखो भाई, अगर सिलेक्शन लेना है, अगर सिलेक्शन लेना है, ये टुचे मुझे क्वेश्चन को ठीक करने से कुछ नहीं होगा। पॉइंट इज जब आप इस क्वेश्चन को ठीक करो, पॉइंट इज अभी जो मैं आपको आगे आने वाले कोई क्वेश्चन दिखाऊंगा उनको ठीक करो, वहां से सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि ये जबरदस्ती क्वेश्चन है ना, हर बच्चा जवाब देगा जो सीटेट पढ़ के आया हुआ है, या फिर जो सीटेट टीचर पढ़ा रहे हैं डीसीएसबी के नाम से, उनसे पढ़ के आया, वो भी सेम ही मार्क करेगा। समझ पा रहे हो? टू स्टडी अ चाइल्ड वी विल हैव, एक बच्चे का अध्ययन करने के लिए हमें डैश करना होगा, उसे खेलते हुए देखना पड़ेगा, उसे अलग अलग ढंग से पढ़ाना होगा। बिल्कुल भाई, अगर किसी बच्चे का आपको अध्ययन करना है, थोड़ा सा एक बार इंग्लिश में दिखाता हूँ, शायद टेक्स्ट बुक में भी सेम लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, टेक्स्ट बुक में शायद सेम लिखा हुआ है। हाँ, टू स्टडी अ चाइल्ड वी हैव टू, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर किसी बच्चे को हमें समझना है तो उसे खेलते हुए देखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक। टीचिंग हिम डिफरेंटली, उसको अलग अलग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी से पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हम देख पाएंगे कि हाँ कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। अध्ययन तब भी उसका होना ही है, तो क्या बोथ फ्रेंड। और चाइल्ड का अध्ययन, अध्ययन क्या, अगर आप किसी बच्चे से इंटरेक्ट नहीं करेगा, आपने किसी बच्चे को कुछ पढ़ाया नहीं, तो आप कैसे बता दो कि भाई गिफ्टेड है क्या, ये नॉर्मल है क्या, ये अब नॉर्मल है ना, कैसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन सबने कर दिया उत्तर। द प्रोसेस ऑफ हैबिचुएटिंग द चाइल्ड टू रिपीट एंड मॉडिफाई एलिसिटेड एंड एमिटेड बिहेवियर इज कॉल्ड, दोहराए और उत्सर्जित व्यवहार को दोहराने और संशोधित करने के लिए बच्चों को आदत डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये दो टाइप के होते हैं, एलिसिटेड और एमिटेड। एलिसिटेड मतलब जो हमसे बिहेवियर निकाला गया, और एमिटेड जो हमारे अंदर से निकला, है ना। वो कल की क्लास में, पिछली क्लास में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ये आप सभी ने उत्तर दे दिया होगा। एलिसिटेड और एमिटेड बिहेवियर एक तरह की कंडीशनिंग है। अच्छा, यहाँ पे अगर मॉडलिंग आ जाता तो बताओ क्या करते? अगर यहाँ पे मॉडलिंग आता तो क्या करते? तब भी कंडीशनिंग करते, क्योंकि कंडीशनिंग ही है। ठीक है, ऑलरेडी कर लिया पिछली क्लास में। 502 ब्लॉक एक पेज नंबर 28, आप खुद ही बोलना सर आपने करवा दिया था। लो जी, पिछली क्लास में मार्क था ये, प्रोसेस ऑफ हैबिचुएटिंग अ चाइल्ड, जिसमें हम रिपीट और मॉडिफाई करते हैं हमारे एलिसिटेड और एमिटेड बिहेवियर को। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हैबिचुएटिंग द चाइल्ड टू रिपीट एंड मॉडिफाई बोथ द टाइप ऑफ बिहेवियर, बोथ कौन से टाइप ऑफ बिहेवियर, जो ऊपर लिखे हुए एलिसिटेड और एमिटेड बिहेवियर, ये एलिसिटेड और एमिटेड बिहेवियर, इन टाइप ऑफ बिहेवियर को, इन्हें, ये बेसिकली दो टाइप कंडीशनिंग में डिपेंड करते हैं। मैंने आपको बता दिया क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी कंडीशनिंग है, एलिसिटेड बिहेवियर की, और ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी, एमिटेड बिहेवियर की। ये क्वेश्चन भी आपको आगे आने वाले पीवाईक्यूज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशनिंग है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैन बी कंसिडर्ड एज, इसमें ना काफी सारे बच्चों ने गलती करी है, काफी सारे बच्चों ने गलती करी है। प्लस टेक्स्ट बुक पर, प्लस टेक्स्ट बुक पर इसका उत्तर ही गलत है। अधिगम की प्रक्रिया को डैश माना जा सकता है, व्यवहार का पूर्णतः स्थायी रूपांतरण, फुल्ली परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर, कंप्लीट परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, अडेप्ट टू हैबिट्स, नॉलेज एंड एप्टीट्यूड नेसेसरी टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ। कहने का मतलब ये जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ये ऑफिशियल आंसर की में हिंदी में आया है, और टेक्स्ट बुक ने और जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया उन्होंने उसे कन्वर्ट किया है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है, बट वो वर्डिंग इंग्लिश की बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, बाकी मतलब बिल्कुल सेम बैठेगा, वही जिस्ट बिल्कुल सेम बैठेगी। ठीक है, तो भाई बिल्कुल ठीक बात है, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन बिहेवियर बिल्कुल ठीक है, परमानेंट चेंज इन पर्सनैलिटी होती है, और इसमें हमारी जो हैबिट्स हैं, नॉलेज हैं, हम इन्हें अडेप्ट करते हैं ताकि हम जितनी भी हमारी लाइफ है उसमें ढंग से जी सकें। सिंपल सी बात है। ठीक है, सेम इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा इसमें, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन, लर्निंग प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड एज फुली परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये बिल्कुल सेम दिया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में सिर्फ 7% बच्चों ने सही उत्तर दिया है, जो कि ये 7% गलत है, जो कि ये 7% गलत है। इधर उत्तर दिया हुआ है 1 and 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। असल में इसका उत्तर 1 2 3 तीनों आने चाहिए, बट ऑफ ये क्या बोलते हैं आपका
टेक्स्ट बुक ने 1 and 3 दिया हुआ है, इसने दूसरा ऑप्शन इसका गलत माना है और इसके रिगार्डिंग में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी दी है कि भाई बच्चे को तो कति विश्वास ही हो जाए, ले भाई इसका तो उत्तर ही होना, इससे अलग तो कुछ होगा ही नहीं। फिर से वही कहने का मतलब, इसकी एक्सप्लेनेशन पे आप डिपेंड मत करना, इनके आंसर्स पे भी मैं वही कह रहा हूँ, जब तक खुद का दिमाग नहीं खोलोगे, चलो वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप दिमाग खोल दिया, मैंने मेहनत कर ली, 2-3 दिन लगाकर एनालाइज कर लिया, पर कहाँ से क्या क्या नहीं, पर आप खुद से करने बैठे, आपको इतना समय है ही नहीं भाई, इस बात को भी आप समझो। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन है ऑलरेडी एनआई से मेंशन्ड है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन था। 502 ब्लॉक के पेज नंबर 10, लर्निंग कैन बी कंसिडर्ड एज, अब ये तीनों पॉइंट ना, ये तीनों ही पॉइंट डिट्टो कॉपी पेस्ट थे ऑफिशियल पेपर में। अब क्योंकि आंसर किया ही तो वो हिंदी में आ गया वाला क्वेश्चन, और फिर कन्वर्जन में दिक्कतें होगी, बाकी बिल्कुल डिट्टो यही था। रिलेटिवली परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बिल्कुल ठीक बात है भाई, यही पॉइंट लिखा हुआ है। कंप्लीट परमानेंट फुली परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर, बेसिकली यही बिल्कुल लाइन लिखी हुई थी, क्योंकि मैंने बताया ना कन्वर्ट हुआ है तो थोड़ी सी दिक्कत हुई है, बाकी असल पेपर में आपको ये लाइन मिलेगी। एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड्स नेसेसरी टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ, अब क्या हुआ, वो हिंदी में आया तो इस एक्विजिशन को इन्होंने चेंज कर दिया किसके अंदर, अडेप्ट के अंदर। समझ पा रहे हो थिंकिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई, उसके बाद परमानेंट चेंज इन पर्सनैलिटी ऑल पॉसिबल डायमेंशंस, तो ठीक है भाई, लर्निंग सारी चीजें होती है, प्लस एक बार जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग आप देख लेना, ये बहुत जरूरी है, क्या है क्या नहीं, ठीक है, रिवीजन हो जाएगी आपकी, बस और कुछ नहीं होना। ये हम ऑलरेडी वैसे क्लास में कवर कर चुके हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखना। और हम चलते हैं, अब कहाँ गया, ये रहा, तो तीनों इसके ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे गलत दिया हुआ है टेक्स्ट बुक पर, इसका उत्तर कौन सा, 1, 2 and 3। डैश इज द अमाउंट ऑफ टाइम एक्चुअली स्पेंड ऑन एनी असाइंड एक्टिविटी लाइक वर्किंग ऑन असाइनमेंट्स, कोई भी ऐसा समय की राशि है, अब देखो ये अमाउंट ऑफ टाइम है, ये राशि होगा यहाँ पे, तो समझ पा रहे हो क्या दिक्कत हो सकती है हिंदी में करने के लिए, जो छात्रों को वास्तव में लिखित असाइनमेंट पर काम करने जैसी किसी भी निर्धारित गतिविधि पर काम किया है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें, देखते हैं टेक्स्ट बुक पे, हिंदी वालों को शायद समझ नहीं आया भाई। बेसिकली पूछा हुआ है कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो जितना टाइम हम काम करते हैं उस टाइम को क्या कहते हैं, वह समय है जब छात्र वास्तव में किसी नियत गतिविधि पर काम करते हैं, जैसे लिखित असाइनमेंट पर काम करना, उसे क्या कहा जाता है, गतिविधि का समय, संलिप्तता के समय, सीखने के समय, और कक्षा के समय, कक्षा का समय क्या होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ। अब ध्यान देना, एक्टिविटी टाइम इज अ टाइम जब बच्चा एक्टिविटी कर रहा हो, क्या यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है आपको कंफ्यूजन बस इन दो ऑप्शन में होगी, लर्निंग टाइम और क्लासरूम टाइम में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 19% बच्चों का उत्तर है, क्योंकि उन्होंने देखा कि हाँ भाई बच्चा असाइनमेंट में लगा हुआ है तो वो एक्टिव है, तो एक्टिविटी टाइम नहीं भाई, एक्टिविटी टाइम जब बच्चा एक्टिविटी कर रहा हो, यहाँ पे असाइनमेंट्स की बात करी गई है, समझ पा रहे हो, या फिर कोई भी वर्क की, इसमें एक्टिविटी भी आ सकती है और कोई असाइनमेंट भी आ सकता है। देखो जब एक्टिविटी पे काम करे तब तो उसका एक्टिविटी टाइम होगा ही होगा, बट यहाँ पे असाइनमेंट्स की बात करी गई है, तो यहाँ पे इसका एंगेज टाइम है, कितनी देर से वो लगा हुआ है, कितनी देर से वो उस काम पे लगा हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी मेंशन है, 502 ब्लॉक 2 पेज नंबर 21, 502 ब्लॉक 2 पेज नंबर 21, जिस भाई को हिंदी में देखना है भाई 4-5 पेज आगे कर लेना, या फिर ये निकाल लेना 5.3, ये लिखा हो ना 5.3.1 हिंदी वाली किताब में, वहीं से आपको चीज मिल जाएगी। एंगेज टाइम इज द एसेंस ऑफ क्लासरूम लर्निंग, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम यूर स्टूडेंट्स एक्चुअली वर्क ऑन एनी असाइंड एक्टिविटी, ये वो टाइम है जब बच्चे आपका किसी भी असाइंड एक्टिविटी पे कितने समय तक काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, वर्किंग ऑन रिटन असाइनमेंट्स, एक्टिवली डिस्कसिंग अ प्रॉब्लम इन ग्रुप, रीडिंग साइलेंटली, और रीडिंग अटेंटिवली, समझ गए, तो ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रिडिक्टिव स्ट्रक्चर लर्निंग, जबरदस्ती का थोड़ा सा वो हिंदी में पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान संरचनात्मक अधिगम का आधार बनता है। नॉलेज इज एक्टिवली प्रोड्यूस्ड बाय द स्टूडेंट, इट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ज्ञान छात्र द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है, ना कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से, पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। शायद जहां आपको दिक्कत तो इसमें कोई आएगी नहीं, कमिंग टू नो मतलब जानने की प्रक्रिया, जो भी हमने
पिछली क्लास में नॉलेज की पीडीएफ पढ़ी ना, वहीं से सवाल है, बट उसकी अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, क्वेश्चन ही बहुत ईजी है। कमिंग टू नो मतलब जब हमें कोई चीज जानते हैं, जानने की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया में क्या शामिल है, लिखा हुआ है कमिंग टू नो इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्शन बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क एंड कंसिस्टेंटली ट्रांसफॉर्म्ड बाय इट। कि जो जानने की प्रक्रिया है उसके अंदर अडेप्शन छुपा हुआ है। अडेप्शन क्या, अडेप्शन कब आती है आपको पता है, असिमिलेशन, फिर फिर इक्विलिब्रेशन आ जाएगा, इक्विलिब्रेशन के बाद फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली, अकोमोडेशन आएगा, फिर अकोमोडेशन, फिर इक्विलिब्रेशन आएगा, फिर अडेप्शन होगी। बेसिकली ये जानने की प्रक्रिया में अडेप्शन मिला हुआ है, और उसके बाद भी हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम इसको कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। बेसिकली जो भी नई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है, फिर जो चेंज करनी है हम उसे असिमिलेट या फिर अकोमोडेट करते रहते हैं। कहने का मतलब यही तो बोला हुआ है, जानने के लिए थोड़ा सा हिंदी में देख लेना, जानने के लिए ना छात्र की दुनिया के अनुभव पर आधारित था तथा उसके द्वारा लगातार रूपांतरित होने वाली अनुकूलन की एक प्रक्रिया। बिल्कुल ठीक बात है भाई, बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। कोई दिक्कत, सबने कर दिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। लो जी, अब वही इनकी टुच्चापंती, हिंदी से उठाया था अब इंग्लिश में कन्वर्ट किया, तो ये एफिशिएंसी यहाँ पे हुआ एफिशिएंसी बेस्ड। इफ अ टीचर डिसाइड्स टू टेक कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच व्हाट शुड शी कीप इन माइंड। अगर टीचर कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच करवाना चाह रहा है, उसे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इधर भी ये क्वेश्चन में गलती है। इफ अ टीचर डिसाइड्स टू टेक एन एफिशिएंसी बेस्ड अप्रोच व्हाट शुड शी कीप इन माइंड, वो तो थोड़ा क्वेश्चन ठीक था, ऑप्शंस अच्छे थे, तो आप सभी ने इसका उत्तर ठीक दे दिया। वरना थोड़ा सा जैसे वो ना ट्रेड थ्योरी वाला जो क्वेश्चन पिछली बार था, वो होता आप घूम जाते। समझ पा रहे हो, तो आसान क्वेश्चन था, पॉजिटिव पॉइंट्स थे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच के लिए टीचर को क्या क्या करना चाहिए भाई? पहली बात, टेक्स्ट, मीडिया, अदर सोर्सेज एंड रियल लाइफ कंटेंट शुड बी यूज्ड फॉर टारगेटेड स्किल्स। क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच है, इसमें हमारा क्या है कि बच्चा स्किलफुल बने, बच्चा कॉम्पिटेंट बने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी टेक्स्ट, जो भी मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी रियल लाइफ कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टारगेटेड स्किल के लिए होना चाहिए। गिव स्टूडेंट्स दी अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस एट देयर ऑन पेस थ्रू इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। उन्हें अपनी खुद की जिम्मेदारी दो कि भाई ये जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, जो किताब है, इसमें आपको अपने हिसाब से भी पढ़ना है। बस मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड स्किल्स, कि स्किल की अचीवमेंट करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। बेसिकली किताब आपको खुद देखनी है, मैं स्किल के बारे में ही सिखाऊंगी। समझ गए? तो दोनों ही पॉइंट है, बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। ठीक है, ये क्वेश्चन असली पेपर में हिंदी में आया था, अब वो इंग्लिश में कन्वर्ट किया। आप समझ पा रहे हो मेरी दुख दुविधा पीड़ा। 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 54, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 54। भाई पता है इन क्वेश्चन को ना, जैसे मुझे तो जब मैंने तैयारी करी थी मेरे को तो पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, बट अभी एज इन ढूंढ रहा हूँ ना, क्योंकि हिंदी वाले क्वेश्चन वो लैंग्वेज चेंज होती है, फिर ढूंढने में दिक्कत होती है बहुत। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो यहीं से उठाया हुआ है ये सारे। इफ यू डिसाइड टू अडॉप्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच यू नीड टू टेक केयर ऑफ किस चीज के बारे में। पहली बात, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कॉम्पिटेंसीज की, आपको कौन कौन सी चीजें अचीव करनी है। इन कॉम्पिटेंसीज को आपको इंटरेस्टिंग या फिर डिफिकल्टी मैनर में लाइक क्या करना है, अरेंज करना है, ताकि इजी वाली कॉम्पिटेंसी पहले सिखाओ, फिर धीरे धीरे करते आप हार्ड कॉम्पिटेंसी सिखाओ। क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लो कि बच्चों की अचीवमेंट का जो असेसमेंट है वो कैसे करोगे। थर्ड इज आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शनल टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अगला इज जितना भी टेक्स्ट, मीडिया और अदर सोर्सेज का इस्तेमाल करोगे, जो भी रियल लाइफ मटेरियल का इस्तेमाल करोगे, आप मेक श्योर कि वो कॉम्पिटेंसी के लिए टारगेटेड हो। ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट दी पार्टिसिपेंट की नॉलेज, एटीट्यूड या फिर पार्टिसिपेंट का प्रीवियस नॉलेज क्या है, आपको उसको ध्यान रखना है। स्टूडेंट को आप फ्रीली अलाउ करो वो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के थ्रू या फिर जो भी किताब है अपने अपने हिसाब से अपने पेज से पढ़ सके, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कॉम्पिटेंसी। बस आपको दिखा दो कि भाई आप अटेन कर लोगे तो आप क्या हो जाएगा, आपका काम बेसिकली बस डेमोन्स्ट्रेशन का है, वो अपने आप पढ़ता रहेगा। समझ पा रहे हो? बच्चों को इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करो। हैव स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट मास्टर ऑफ स्पेसिफाइड कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट एंड अलाउ स्टूडेंट टू कंटिन्यू इन द प्रोग्राम अंटिल शी और ही डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी। तो वही बात है रेंचोर दास वाली या फिर 3 वाली, जब तक आप किसी स्किल में मास्टर ना बन जाओ तब तक आपको वो कॉम्पिटेंसी फिर स्किल पे लगे रहना है। बात इज क्लियर, सिंपल सी चीज थी। एमएलएल के बारे में आपको आने वाले क्वेश्चन, आगे वाले पेपर्स में क्वेश्चन दिखेगा कि एमएलएल बेसिकली इसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं। बेसिकली 3 आते हैं, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, 1st to 5th। और साइक्लिकल मेथड क्या होता है, प्लान टीच टेस्ट रीटीच रीटेस्ट। समझ गए? ये ऑलरेडी आपको आगे वाले पेपर में मिलेगा। दिया किसने था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86, ये आगे आने वाले पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा।
पॉइंट इज क्लियर। चलो आगे चलें। विच व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। प्रोजेक्ट मेथड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। द लिस्ट एंड द मोटिवेशन फॉर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली। जो भी इंटरेस्ट है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट बच्चों का ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, उसमें आपको अलग से किसी बाह्य मोटिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट बच्चों को नहीं पड़ती, या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन की, एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट की कोई रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। इट्स हेल्प स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर देयर फ्यूचर लाइफ। बिल्कुल प्रोजेक्ट मेथड इज रिलेटेड टू लाइफ, है ना। तो बस वही बात करी गई है। यह विद्यार्थियों को अन्य भविष्य के जीवन की तैयारी में मदद करता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। बाकी ऑलरेडी मेंशन्ड भी है पर्टिकुलर लाइन 132 है ना। इसके लिए देखो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके लिए मुझे रेफरेंस दिखाने की जरूरत है नहीं, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो भाई, काम आ जाएगा आपका, ऊपर नीचे वाली चीजें पढ़ लोगे और तो क्या है, वरना मेरे को दिखाने की क्या जरूरत पड़ी है ना। सिर्फ उत्तर बता के चल दूं मैं तो आगे। ये रहा एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। एक बार ये पढ़ लेना कि प्रोजेक्ट मेथड में एक्टिव लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट मेथड में रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चों की लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो जाती है। बच्चा इसमें फुल फ्रीडम को एंजॉय करता है, इसमें बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है ना। और क्योंकि बच्चा एक्वेंट कर जाता है, बच्चे को प्रोजेक्ट मेथड में मजा लग जाता है, तो वो फ्यूचर रेडी हो जाता है, वो फ्यूचर के लिए अच्छा परफॉर्म कर पाएगा अपनी फ्यूचर लाइफ में। वो यहाँ से पॉइंट उठाया गया है ना। और ये इसके अंदर बच्चे के अंदर काफ़ी सारी सोशल क्वालिटीज या फिर वैल्यूज डल जाती है अपने आप ही। कॉपरेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, और इसमें इंटरेस्ट और जो मोटिवेशन है बच्चों का वो स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होता है। नो एक्सटर्नल परसुएशन ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड। यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया, तो एक पॉइंट ये उठा लिया, एक पॉइंट ये उठा लिया, 2 पॉइंट यहाँ से उठा लिया। और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है, जो उसका कॉन्फिडेंस और उसको एनकरेज करती है और आगे बढ़ने के लिए। सिंपल सी बात ये है। तो बोथ 1 and 2 इसका उत्तर है। लैंग्वेज में बी अंडरस्टूड एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अ पेयर ऑफ ग्रामर एंड डिक्शनरीज। बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों इसके उत्तर ठीक है। फॉर्म ऑफ नॉलेज ओनली फॉर गेटिंग अ जॉब। नहीं भाई, ये नैरोअर एम तो नकली चीजें होती है। ये नैरोअर एम है बहुत। नैरोअर एम इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो नैरोअर एम एक नेगेटिव चीज तो नहीं है, बट वो सिर्फ ये नहीं है कि आप जो लैंग्वेज है सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हो। हाँ, रियल लाइफ में तो पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो जबरदस्ती, या फिर पेडागोजी पढ़ रहे हो जबरदस्ती, वो बात तो है। बट एज इन एजुकेशन का काम क्या है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, कि खासकर लैंग्वेज का, कि आप कम्युनिकेट कर पाओ। और लैंग्वेज है क्या, पेयर ऑफ ग्रामर और डिक्शनरीज। ये बाकी ऑलरेडी 503 में मेंशन्ड है, इसको मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि बहुत इजी पॉइंट आप सभी ने कर दिया होगा। समझ पा रहे हो। आगे चलते हैं भाई। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट अ पॉजिटिव अप्रोच इन सोसाइटी फॉर डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा में विविधता के लिए समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। पहला, नागा पीपल ऑफ द सेम फ्रॉम द सेम सब ग्रुप टॉक टू ईच अदर इन देयर मदर टंग व्हाइल दे यूज नागामीज व्हेन टॉकिंग टू समवन आउटसाइड देयर कम्युनिटी। ठीक है भाई, जब एक ही समुदाय के जो नागा पीपल है वो कहा, जो एक ही मतलब मान लो ना, जो आदिवासी मान लो एग्जाम्पल के रूप में, क्योंकि वो जो कंटेक्स्ट है ना जो उस बुक में दिया हो आदिवासी या फिर नागा पीपल्स का दिया हुआ है, कि बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं। तो जो सब ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से किसमें बात करते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं किसमें, अपनी मदर लैंग्वेज में। बट जब उनका सब ग्रुप किसी दूसरे सब ग्रुप या दूसरे आदिवासी कबीले से मिलता है, तो वो उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिसे हम बोलते हैं नागामे। बट यहाँ नागामे नागामीज लिखा हुआ है असल में, ये पूरा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो नागामीज में बात करते हैं। तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। सेकंड है, पीपल ऑफ गोवा आर फाइटिंग ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ मराठी और कोंकणी। वो लड़ी जा रहे हैं मराठी और कोंकणी। अभी तो आप देख रहे हो महाराष्ट्र में और गंदा काम चल रहा है, या फिर कर्नाटक में बहुत गंदा काम चल रहा है, खासकर लैंग्वेज से रिलेटेड, है ना। कंफ्लिक्ट बिटवीन मराठी एंड कन्नडा इन बेलगांव। तो ये दोनों नेगेटिव पॉइंट है और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 134, इसका ओनली 1 आएगा उत्तर। बाकी क्वेश्चन नंबर 134 ये ऑलरेडी 503 ब्लॉक है, पेज नंबर 25 में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं ये जेन्युइनली चाहता हूँ एक बार आप देख लो। 503 ब्लॉक 1 पेज नंबर 25। Examples of both positive and negative attitudes towards the linguistic diversity। नागा कम्युनिटी में 21 सबकास्ट हैं और वो पॉजिटिवली कैसे इस्तेमाल करते हैं। पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर सब ग्रुप, एक दूसरे के जो पर्टिकुलर सब ग्रुप हैं वो एक दूसरे से अपनी मदर टंग में बात करते हैं। व्हेन पीपल ऑफ वन सब ग्रुप नीड टू टॉक विद पीपल ऑफ अदर सब ग्रुप, जो दूसरे कबीले से बात करनी हो, दे यूज नागामीज लैंग्वेज। और जब उन्हें अपनी कम्युनिटी से बाहर बात करनी हो, जो नागालैंड या फिर मणिपुर की कम्युनिटी है उसके बाहर बात करनी हो, दे यूज हिंदी एंड इंग्लिश।
तो देखो कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, मतलब कि वो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं कि भाई हमारा देश मल्टीलिंगुअल है, हमें अलग अलग भाषाएं इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पर इन मूर्खों का क्या करें जो गोवा में मराठी कोंकणी पे लड़ रहे हैं, बेलगांव में एग्जिस्टेंस ऑफ कन्नड़ा में कन्नड़ा लैंग्वेज किसकी किसने बनाई उस पर लड़ रहे हैं। समझ पा रहे हो, इनका कुछ नहीं कर सकते। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है भाई, क्वेश्चन क्लियर हो गया? कहाँ गया मेरा, गुम ही हो गया, इतनी पीडीएफ खोल रखी है ना मैंने। We speak differently to different persons about one subject, such as we do not talk to। बेसिकली कहने का मतलब ये है हम अलग अलग पर्सन से अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग तरीके से बात करते हैं। जैसी हम अपने बात पापा से करते हैं वैसी सेम बात हम अपनी मम्मी से नहीं करते। जो स्टाइल है, जो बोलने की चॉइस ऑफ वर्ड्स है, जो तरीका है बोलने का, जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होता है। उसी तरीके से हम दोस्त की जैसे बात करते हैं उसमें जो बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों के साथ, वही सेम वर्ड्स हम स्कूल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो वर्ड्स हम स्कूल में इस्तेमाल करते टीचर के सामने, वही सेम वर्ड हम अपने घर वालों के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो डिपेंडिंग अपॉन जो हमारी चॉइस ऑफ लैंग्वेज है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा जैसे जैसे सोसाइटल कंटेक्स्ट बदलता है वैसे वैसे हमारी लैंग्वेज ही बदलती रहती है। तो ये कौन सा एस्पेक्ट है? कहने का मतलब ये है, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं है, एनवायरमेंटल नहीं है, स्ट्रक्चरल नहीं है, सोशल एस्पेक्ट है। सिंपल सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिक्कत नहीं तो आपको दिखाता हूँ। कोई पेज नंबर 16 है, इसमें हम दिखा देते हैं। पेज नंबर 16, ये हेडिंग इसकी है सोशल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। एक्चुअली आर चॉइस ऑफ वर्ड्स आर सिलेक्शन सेंटेंसेस डिपेंडेंट होते हैं हमारे आसपास के कंटेक्स्ट, हमारे आसपास के पर्सन से। तो हम अलग अलग लोग से अलग तरीके से हर बार अलग बात करते हैं। पॉइंट इज क्लियर? अब बोलोगे सर इसमें ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी एस्पेक्ट भी तो है, स्ट्रक्चरल तो देखो कुछ है नहीं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू आपके माइंड, सिर्फ आपके लिए। एनवायरमेंटल नहीं आएगा भाई, एनवायरमेंटल आपके पर्यावरण से रिलेटेड नहीं। सोशल एस्पेक्ट आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, सोसाइटी की, पीपल्स की बात कर रहे हो, है ना? तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ही नहीं आएगा, सोशल आएगा। अब चलते हैं, विच इमिटेटिव बिहेवियर मॉडल इज कंसर्न विद द सेपरेशन ऑफ डेविएंट बिहेवियर। मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। बेसिकली दो मॉडलिंग इफेक्ट के बेसिकली दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है इनहिबिटरी, एक होता है डिसइनहिबिटरी। जब जिस मॉडल को आप कॉपी कर रहे हो और उस मॉडल को कॉपी कर रहे हो, जिस मॉडल को आप कॉपी कर रहे हो, अगर आपने उस बिहेवियर को, जिस बिहेवियर को आप कॉपी कर रहे हो, आपका मॉडल को पिटते हुए देख लिया, तो आप उस बिहेवियर को बंद कर दोगे। उस बिहेवियर क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। बंद करने का मतलब ही इनहिबिट होता है, ठीक है? पर दूसरी अपोजिट, अगर आप उसी बिहेवियर के लिए जिस मॉडल को आप कॉपी कर रहे हो, आपके मॉडल को उस बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड मिला है, तो शायद आप क्या करोगे, अब उस बिहेवियर को वापस से स्टार्ट कर दोगे। इनहिबिट का मतलब रोकना, उल्टा मतलब डिसइनहिबिट, मतलब जो रोका हुआ बिहेवियर था उसको फिर से स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ क्या, सेपरेशन ऑफ डेविएंट बिहेवियर, गुणात्मक व्यवहार मॉडल के विचलन वाले व्यवहार को दमन से संबंधित है। आमतौर पर उसी व्यवहार में संलग्न होने के लिए सजाए, पता नहीं क्या लिखा हुआ, इंग्लिश में पढ़ो भाई, हिंदी में इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें अच्छा लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दिखाता हूँ हिंदी में। कौन सा अनुकरणीय व्यवहार मॉडल के विपथगामी व्यवहार के दमन के साथ आमतौर पर मॉडल को देखने के परिणाम स्वरूप व्यवहार में संलग्न होने के लिए दंडित किया जाता है? शायद अब देखो इसमें ठीक होगा, बाकी मैं आपको हिंदी में समझा ही दिया, अभी तो बोला हिंदी में ही है, ठीक है? बाकी मैं आपको कंटेक्स्ट दिखा देता हूँ। कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 16 ना, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 15। देखो मॉडलिंग इफेक्ट, दो बेसिकली चीजें इसके अंदर, सॉरी मॉडलिंग इफेक्ट के अंदर बेसिकली दो चीजें, इनहिबिटरी और डिसइनहिबिटरी। बाकी इफेक्ट ऑफ इमिटेशन के अंदर तीन चीजें, इमिटेशन तीन तरह की होते हैं, मॉडलिंग, इनहिबिटरी, डिसइनहिबिटरी और एलिसिटिंग इफेक्ट। इनहिबिटरी में कंसर्न विद सेपरेशन ऑफ डेविएंट बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ सीइंग द मॉडल पनिश्ड फॉर एंगेजिंग इन द सेम बिहेवियर, ठीक है? डिसइनहिबिटरी, जब उसे जो मॉडल को आप कॉपी कर रहे हो उसको क्या मिले, रिवॉर्ड मिल जाए, तो आप जो बिहेवियर आपने रोका था उसको फिर से स्टार्ट कर दोगे। इनहिबिट का मतलब रोकना, फिर से स्टार्ट करोगे उसका उल्टा डिसइनहिबिट हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर? एलिसिटिंग इफेक्ट, इमिटेटिव इफेक्ट हमने देख ही लिया। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? तो इसका क्या देगा, सेपरेशन हुआ तो इनहिबिटरी इफेक्ट। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बहुत कम बच्चों ने सही उत्तर दिया, क्योंकि काफियों ने एनआईएस नहीं पढ़ी है, और एनआईएस नहीं पढ़ी है तो भाई पढ़ लो, कि तुझे मुझे क्वेश्चन में गलत करके आओगे तो हो लिया काम आपका। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन काउंटिंग प्रोसेस? बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं, ऑर्डिनलिटी और कार्डिनलिटी।
ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स ऑर्डर को बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कार्डिनल्स नंबर नेस को बताते हैं 1 2 3 4 5 6। पॉइंट इज क्लियर? दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, शायद ना मैं क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे देता हूँ, तो शायद मुझे रुकना चाहिए, बट रुकने में पता क्या है, 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, मैं रुकूंगा, आप कब जवाब दोगे, ये समझ पा रहे हो? तो आप क्वेश्चन फटाफट देखा करो, फटाफट जवाब दिया करो। बेस्ट इज इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले आप 11 नवंबर शिफ्ट टू अटेम्प्ट करके आओ, उससे और बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 137 हो गया भाई। बाकी 504 ब्लॉक एक पेज नंबर 13 मैं आपको दिखा देता हूँ। 504 ब्लॉक एक, खुल जा जिम जिम, देखो इसी के अंदर था ये। हम्म, ये रहा नंबर कंसेप्ट काउंटिंग। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेप। फर्स्ट, असाइनिंग अ नंबर टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसे हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। एंड सेकंड इज फाइनल स्टेप्स ऑफ काउंटिंग नोन एज द ऑब्जेक्ट इन अ कलेक्शंस, जिसे हम न्यूमरिसिटी या फिर मैनीनेस मतलब नंबरनेस कहते हैं, तो वो है कार्डिनल्स। तो दो चीज होती हैं, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स, ऑर्डिनलिटी और कार्डिनलिटी। ऑर्डिनलिटी बेसिकली 3 से 5 साल के बीच में डेवलप होती है। ऑर्डिनलिटी इज व्हाट इज द पोजीशन, और कार्डिनलिटी इज कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला, ये क्वेश्चन भी अगर याद हो, अगर किसी ने 11 नवंबर शिफ्ट 1 की सारी क्लासेस देखी हो, तो मैंने उधर ही करवा दिया था कि भाई ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाले पीवाईक्यूज में आएगा। तो अब देख लो कि कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज में हम किन किन मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स के अंदर हम किन किन मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है ग्रुप एक्सप्लोरेशन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ऑफिशियल आंसर की में हिंदी में आया, तो वो कन्वर्ट किया टू मुझे ट्रांसलेशन बनी है इसकी, मास एक्सप्लोरेशन बनी है, बट इसका असली ग्रुप एक्सप्लोरेशन। दूसरा इज जिग्सो, एंड थर्ड इज अचीवमेंट डिवीजन ऑफ स्टूडेंट टीम। वैसे ही जो ये है आपका 18th, which of the following cooperative learning activities and models are used by teacher in classroom? Group exploration, jigsaws, student team achievement division। असल में जो थोड़ा थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट टीम अचीवमेंट, जो स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, थोड़ा सा गलत हो सकता है। बाकी 33% बच्चों ने सही उत्तर दिया, मतलब कभी भी कम बच्चे हैं जिन्होंने उत्तर इसका दिया है, ठीक है, कुछ ही ने इसका सही उत्तर दिया है। बाकी ये है 502 ब्लॉक के पेज नंबर 109, अगर आपको याद है तो बताना हाँ सर आपने करवा दिया था। और भाई ये कमेंट सेक्शन जो लाइव चैट चल रही है ना, कुछ बोलते रहा करो, सुन शांत बैठे रहोगे बस सुनते रहोगे। तो ये बता दिया 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गोल है, एकेडमिक अचीवमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड सोशल स्किल्स। उसी में मैंने बताया था अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो, मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला क्या, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, दूसरा जिग्सो, एंड तीसरा ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। यहीं से सवाल उठाया गया। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके तीनों ही ऑप्शन है, 1 2 एंड 3। आखिरी 139, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग प्रोसेस? अल्टीमेट गोल क्या है? सेल्फ लर्निंग, बी रिच एंड सक्सेसफुल, सेल्फ असेसमेंट। तो दोनों ही है ना, सेल्फ लर्निंग भी है, खुद की लर्निंग भी, और सेल्फ असेसमेंट भी कर पाओ। देखो मेनली ना जब आप 12th से निकल जाओगे, फिर बेसिकली कॉलेज की आप बाहर की बात करो, आपको सेल्फ लर्निंग और सेल्फ असेसमेंट ही करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो फिलहाल आपकी सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका किन कौन कौन सब्जेक्ट्स कमजोर हैं, किस किस में आपकी मेहनत ज्यादा लगनी है, किस में आपकी मेहनत कम लगनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए दिमाग में। तो बोथ सेल्फ लर्निंग और सेल्फ असेसमेंट आपकी जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं, वट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेक्चर मेथड? लेक्चर मेथड या फिर व्याख्यान विधि की विशेषताएं बताए। टीचर गिव लेक्चर और इंस्ट्रक्शन ऑन अ सब्जेक्ट थ्रू आउट द पीरियड। बिल्कुल ठीक बात है भाई। द टेक्स्ट इज प्रेजेंटेड इन इट्स एंटायरली, कि भाई ये जो किताब है इसी में सब कुछ लिखा हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं है, बस आपको सुनना है और मैं बताऊंगी और याद करना है आपको, बस यही करते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, लेक्चर मेथड में ये दोनों ड्रामे खींचते हैं, तो यही दोनों ड्रामे उत्तर ठीक है। बाकी इसकी और भी विशेषताएं हैं। और लेक्चर मेथड है 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 70, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 70, ये आप देख लो। लेक्चर मेथड ये आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेक्चर मेथड कि अ टीचर इंस्ट्रक्ट्स और गिव लेक्चर ऑन अ टॉपिक फॉर ऑलमोस्ट द कंप्लीशन टाइम इन द पीरियड, मतलब पूरे क्लास में आएगा टीचर और लगातार देता रहेगा। क्या देता रहेगा? भाषण। द टीचर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन कंसेप्ट, टीचर ही सारे कंसेप्ट फैक्ट इवेंट सारी चीज वही बता देगा आपको। कभी कभी ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल भी कर लेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेगा टीचर। स्टूडेंट इसमें पैसिव होते हैं, इसमें इनका बेसिकली काम क्या होता है, बस चीज़ों को अपने दिमाग में भरना और कुछ नोट करना, तो वो नोट कर लिया। और सिंगल पीरियड ऑफ टाइम में टीचर शायद कभी कभी
इतनी इन्फॉर्मेशन देगा जो शायद बच्चे अब्सॉर्ब ही ना कर पाए। छोटे बच्चों के लिए है, अब बड़े बच्चों के लिए नहीं है भाई। बड़े बच्चों जिस हिसाब से अभी आप हो ना, तो आप ये सोचो ना कि सर 1.5 घंटे का आपने तो कोर्स के अंदर 3 घंटे क्लास भी लिया, हमारे दिमाग में नहीं गए वो छोटे बच्चों के लिए। समझ पा रहे हो? अगर आपने लीडरशिप क्लास दी हो कितने घंटे की, 3.5 घंटे की। अभी मेमोरी क्लास हुई है 2.5 घंटे की है, 1.5 घंटे की अलग है मेरे ख्याल से ना, 3 3.5 4 घंटे क्लास है। उसके बाद कंटेंट इज प्रेजेंटेड एज अ होल एंड द स्टूडेंट्स लर्न थ्रू लिसनिंग एंड मेमोराइजेशन। वो सोचते हैं कि भाई यही कंटेंट है, इसके अलावा बाहर कुछ आपको पढ़ना नहीं है, आपको बस सुनना है और याद करना है, बस सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन उठाया गया था। लैंग्वेज में फर्क इसलिए है क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की में वो हिंदी में आया था, अब उन्होंने कन्वर्ट किया ये टूचर से, ये बनी है इसकी ट्रांसलेशन। बाकी इसका बोथ 1 and 2 है। ठीक है, अब हम आ गए हैं दोस्तों इसकी ब्लॉक सॉरी डिसिप्लिन 3 पे। इस डिसिप्लिन 3 को हम करेंगे कल कवर। होप सो क्लासेस अच्छी लग रही होंगी भाई। मेक श्योर हर वीडियो कमेंट में आप मेरा उत्साहवर्धन करें, मुझे बताएं कि सर क्लासेस अच्छी लग रही है। मुझे भाई जेन्युइनली अच्छा लगता है जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ, समझा रहा हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ है, क्या इन्फॉर्मेशन है, बता रहा हूँ, तो भाई मुझे भी कुछ रिजल्ट में मिले ना। तो आप कुछ बोलोगे तो कि सर अच्छी लग रही है क्लास, मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो अच्छा लगेगा। और सिर्फ ये नहीं नाइस क्लास, भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो यार। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर क्वेश्चन, तो आप एक्सप्लेन करो क्यों अच्छी लग रही है क्या नहीं लग रही है, समझ रहे हो? तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते अगली क्लास में जिसमें हम कवर करेंगे डिसिप्लिन 3। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम सभी को, थैंक यू सो मच।